हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिस्क असेसमेंट टेक्निकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमें रिस्क असेसमेंट बनाते समय हमको उसका क्या क्या तकनीकें इस्तेमाल करते हैं और जो जोखिम होता है उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं। इसमें एक टेक्निकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क असेसमेंट का इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या है इसमें, इसका डिफिनेशन क्या है। A systematic process of identifying potential hazard, evaluate the likelihood and severity of harm and implement control to reduce or eliminate risk। तो इस रिस्क असेसमेंट में इसका परिभाषा होता है, इसका यह परिभाषा है कि हम किसी भी कार्य में उसमें क्या पोटेंशियल हैजर्ड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिस्क असेसमेंट उसका करते हैं, उसको इवेल्युएट करने का जो जोखिम होते हैं, खतरे होते हैं, उनको इवेल्युएट कर निकालने का कार्य करते हैं और उसमें कितना हार्म, कितना नुकसान हो सकता है, क्या क्या खतरे हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करने का कार्य इस रिस्क असेसमेंट में करते हैं। अब इसका पर्पज क्या होता है? टू प्रिवेंट हार्म टू पीपुल, प्रॉपर्टी एंड द इन्वायरमेंट। इसका पर्पज है, उद्देश्य है, लोगों को किसी प्रकार की नुकसान ना हो, उनके साथ दुर्घटना ना हो, प्रॉपर्टी नुकसान ना हो और हमारे इन्वायरमेंट में भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, उसको बचाने के लिए हम रिस्क असेसमेंट बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद प्रोवाइड एविडेंस। तो इसमें कुछ चीजें होती है या क्या प्रोवाइड करता है? बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यह रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो इसमें क्या है, सही तरीके का एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और यह डिसीजन मेकिंग का भी कार्य करता है, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता, जो आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमको इस प्रकार से कार्य करना है तो उसी प्रकार से करना है। तो यह डिसीजन मेकिंग का भी कार्य करता है। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट। और इसमें यह सब देखा जाता है कि क्या खतरे हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, उन सभी को भी यह आइडेंटिफाई करता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके लिए यह एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपको इस तरीके से कार्य करना है। इसके बाद है आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट टू रिस्क एंड वीक लाइंस इन सिस्टम्स। अगर सिस्टम में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, कहीं पर कमजोरी है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है। कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इंसिडेंट प्रिवेंशन। और यह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी काफी अच्छा मददगार होता है, जो रिस्क असेसमेंट हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है की एस्पेक्ट इन रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट में कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, उसको देखते हैं। आइडेंटिफाइंग हैजर्ड। तो इसमें क्या होता है? व्हाट कुड काउज हार्म। क्या है ऐसी चीजें जिससे दुर्घटना हो सकती है, इसको आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है। असेस रिस्क। रिस्क को हाउ लाइकली एंड सेवर इज द हार्म। यह कितना और कम से कम कितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसको भी असेस करने का कार्य करता है। कंट्रोल मेजर्स। तो व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द रिस्क। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो रिस्क है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। रिकॉर्ड्स, फाइंडिंग्स, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस एंड डिसीजंस। तो जो डिसीजन लेना है, जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करने का, फाइंड करने का कार्य। रिव्यू रेगुलरली। तो अपडेट असेसमेंट एंड कंडीशन चेंज। अगर यदि किसी प्रकार की बदलाव होती है किसी भी कार्य में, तो उसको भी इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या क्या हमको प्रिकॉशंस किस प्रकार से लेना चाहिए। तो यह इस प्रकार से इसके की स्टेप थे रिस्क असेसमेंट बनाने के। की स्टेप्स में हमारा पहला था आइडेंटिफाई हैजर्ड। तो आइडेंटिफाई हैजर्ड में कौन कौन से हैजर्ड होते हैं? तो इसमें फिजिकल। फिजिकल क्या था? फिजिकल में देखिए मशीनरी, नॉइज, हाइट्स पे कार्य करते समय ये सभी फिजिकल हैजर्ड हैं, जिसके द्वारा दुर्घटनाएं होती हैं, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है रिस्क असेसमेंट बनाते समय। केमिकल हैजर्ड है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, फ्यूम्स होते हैं साइड पर, तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, उनके उनसे रोक किस प्रकार से बचा जाए, उसके बारे में इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। बायोलॉजिकल हैजर्ड है, तो इसमें वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनको कंट्रोल करने के मेथड के बारे में उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। अर्गोनोमिक है, जिसमें पुअर पोस्चर है, रिपीटेटिव टास्क है, तो इसमें जो कार्य करने की विधियां होती हैं उसके बारे में, बार बार रिपीटिव कोई टास्क होता है, गलतियां होती हैं, उसके बारे में कंट्रोल करने के बारे में भी इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। साइको सोशल में है, स्ट्रेस हो सकता है, हैरेसमेंट भी हो सकता है। तो स्ट्रेस, हैरेसमेंट, ये सब चीज़ें भी आती हैं, आइडेंटिफाई रिस्क असेसमेंट में किया जाता है इनके बारे में भी। तो ये आइडेंटिफाई हैजर्ड के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को देखा जाता है।
इसके बाद हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डिटरमाइनिंग हु माइट बी हार्म एंड हाउ, कौन और किस प्रकार से किसी को दुर्घटना हो सकती है, चाहे वह एम्प्लॉई है, विजिटर है, कंट्रैक्टर है, कोई भी है, तो उनको किस प्रकार से नुकसान हो सकता है उसको भी इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स। इम्प्लीमेंट कंट्रोल के अंतर्गत जो है इसमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है? इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीई। तो इलिमिनेशन में क्या होता है? रिमूव हैजर्ड। तो इसमें जो है हमको खतरे जो है उसको निकालने का कार्य किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत रिप्लेस विथ सेफ अल्टरनेटिव। तो इसमें जो है सुरक्षित जो अल्टरनेटिव हो उसको जो है उसके द्वारा अपने कार्य को रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया। जिसमें अगर खतरे ज़्यादा हैं, किसी में नॉइज ज़्यादा हो रहा है किसी मशीनरी में, तो उसकी जगह पे दूसरी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे नॉइज कम हो। इंजीनियरिंग कंट्रोल है गार्ड, वेंटिलेशन। तो जो भी मशीनरी का मूविंग पार्ट होता है उसका गार्ड होना चाहिए। कार्य करने के क्षेत्र में वेंटिलेशन, हवा बराबर होना चाहिए। तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंतर्गत भी इसमें लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ट्रेनिंग्स, साइनेज, जो ट्रेनिंग्स है, साइनेज है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स हैं जो भी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। पीपीई है, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क, जो भी पीपीई है, सेफ्टी के सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है। यह जो है इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर, यह जो है यह 5 है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क असेसमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है रिव्यू एंड अपडेट एज नीडेड। तो जैसा आवश्यकता होता है उसके हिसाब से इसका जो है अपडेट होता है। जैसे कब कब अपडेट होता है इसको, स्पेशली आफ्टर इंसिडेंट आर चेंज इन प्रोसेस। अगर प्रोसेस में किसी प्रकार का बदलाव आता है तो वहां पर जो है रिस्क असेसमेंट को अपडेट किया जाता है, या किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तब जो है रिस्क असेसमेंट को अपडेट किया जाता है। इसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या किसका रोल्स है? रिस्क असेसमेंट बनाते समय हमको यह भी ध्यान देना होता है किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रोल्स है, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद है कॉमन पिटफॉल्स। इसमें क्या है? इनकम्प्लीट असेसमेंट्स। तो कोई भी कार्य करते हैं अगर सही तरीके से रिस्क असेसमेंट नहीं करते हैं तो दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। इग्नोरिंग नियर मिसेस, यदि नियर मिसेस होती हैं उसका रिपोर्टिंग नहीं होता है, उसको जो है रिस्क असेसमेंट में कंट्रोल करने के लिए आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, तो वो जो है उससे भी दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। नॉट इन्वॉल्विंग वर्कर्स, रिस्क असेसमेंट बनाते समय अगर वर्कर्स का ध्यान जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सही तरीके से आप कंट्रोल उसमें नहीं ले सकते, सही तरीके से जो है रिस्क असेसमेंट नहीं बना सकते। आउटडेटेड कंट्रोल मेजर्स, तो जो आउटडेटेड कंट्रोल मेजर, जो भी टाइम दिया जाता है कंट्रोल मेजर लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कोई भी अगर खतरा है, रिस्क है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी टाइम दिया जाता है उसके वहाँ उस टाइम पे उसको न जो है कंट्रोल करके उसको बाद में कभी भी जो है कंट्रोल करने का कार्य करने से ये जो है दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। इसलिए जो है उसको टाइम पर कंट्रोल भी होना चाहिए। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशंस। तो इसमें है सक्सेसफुल रिस्क असेसमेंट इज डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो हमारा रिस्क असेसमेंट होता है वह सक्सेसफुल तभी कहा जाता है जब जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, वह इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी हमारा रिस्क असेसमेंट सक्सेस होगा। इसके बाद मॉनिटर इफेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स। तो जो कंट्रोल मेजर आपने लिया है उसका जो है इफेक्टिव, क्या इफेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या उसका कुछ प्रभाव निकल रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है क्या, तो वो उसको जो है मॉनिटर करते रहना चाहिए। अपडेट रिस्क असेसमेंट एज नीडेड, अब जब आवश्यकता हो तो रिस्क असेसमेंट को अपडेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। तो रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स में जो है हम देखेंगे, इसमें देखिए सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी, सेवरिटी या प्रोबेबिलिटी दोनों को आइडेंटिफाई किया गया है और दोनों का जो है सेम नंबर से दिया गया है, 1 से लेकर 5 तक। सेवरिटी को भी 1 से नंबर लेकर 5 तक प्रोबेबिलिटी को भी दिया गया है। तो यदि अगर हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से 1 से लेकर 5, देखिए सेवरिटी में है नेग्लिजिबल को 1 नंबर दिया जाता है, मार्जिनल को 2 नंबर दिया जाता है, क्राइटिकल को 3 नंबर दिया जाता है, सेवर को 4 नंबर दिया जाता है और कैटास्ट्रोफिक तो है तो उसको 5 नंबर दिया जाता है। और प्रोबेबिलिटी में देखेंगे तो इम्प्रोबेबल है तो 1 नंबर दिया जाता है, रिमोट है तो 2 नंबर दिया जाता है, ओकेजनल है तो 3 नंबर दिया जाता है, प्रोबेबल है तो 4 नंबर दिया जाता है और फ्रीक्वेंट है तो 5 नंबर दिया जाता है। तो ये जो है सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी के हैं। अगर हम सेवरिटी में देखें तो 1 नंबर कब देते हैं, तो स्लाइट इंजरी आर हेल्थ इफेक्ट, स्लाइट इंजरी बहुत कम अगर इंजरी हो सकती है या हेल्थ इफेक्ट हो सकता है माइनर एकदम, तब जो है 1 नंबर दिया जाता है। 2 नंबर कब दिया जाता है, माइनर इंजरी आर हेल्थ इफेक्ट,
माइनर हो, मतलब स्लाइड से थोड़ा ज़्यादा अगर मार लगता है तो उसके लिए जो है नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए 2 नंबर दिया जाता है, या हेल्थ इफेक्ट होता है तो 3 नंबर दिया जाता है मेजर इंजरी और हेल्थ इफेक्ट। मेजर इंजरी हो, किसी को जो है ज़्यादा चोट लगे, ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, तो ऐसे में 3 नंबर दिया जाता है, या उसका ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट हो सकता है तो ऐसे में 3 नंबर दिया जाता है। इसके बाद सिंगल फर्टिलिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी, इसके लिए जो है 4 नंबर दिया जाता है। अगर एक लोगों की जान जा सकती है या हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है, कार्य करने लायक नहीं व्यक्ति है, तो उसके लिए 4 नंबर दिया जाता है। इसके बाद जो है मल्टीपल फर्टिलिटी, ज़्यादा फर्टिलिटी होने की जहाँ संभावना होती है वहाँ पर जो है 5 नंबर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये रिस्क रेटिंग, हमारा सेवरिटी जो है, इस प्रकार से हम जब भी रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ पर ये इतना दुर्घटना हो सकता है, इस प्रकार से दुर्घटना हो सकती है, तो उसके हिसाब से इसमें नंबर्स देते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो है अगर एक नंबर कब देते हैं, हैज अकर वर्ल्ड वाइड बट नॉट इन साइट, तो कंपनी के साइट में, ऑर्गेनाइजेशन के साइट में नहीं कुछ होने वाला है, ये बाहर कहीं पे कुछ नुकसान होगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है, तो इसके लिए जो है 1 नंबर दिया जाता है। इसके बाद जो है 2 नंबर रिमोट में है। रिमोट में हैज अकर इन साइट, साइट पे कुछ हो सकता है, तो वहां पर हम जो है 2 नंबर दे सकते हैं। हमारा पूरा साइट पे किधर कुछ हो सकता है तो उसके लिए 2 नंबर देते हैं। इसके बाद जो है ओकेजनल में हैज अकर इन दिस प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट पे जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे कुछ हो सकता है, तो उसके लिए जो है 3 नंबर दिया जाता है। इसके बाद 4 नंबर में प्रोबेबल है, हैज हैपन सेवरल टाइम्स ईच ईयर इन दिस प्रोजेक्ट, हर साल कई बार जो है कोई दुर्घटना होने का संभावना है इसी प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, तो वहां पर जो है 4 नंबर दिया जाता है। इसके बाद 5 है फ्रिक्वेंट, इसमें है हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स पर ईयर इन द सेम ऑपरेशन लोकेशन, तो जहां पर आपका कार्य चल रहा है उस कार्य में अगर जो है जल्दी जल्दी दुर्घटनाएं, कई बार बार जो है दुर्घटनाएं होने का संभावना रहता है, तो ऐसे में जो है वहां पर 5 नंबर दिया जाता है, जिसको जो है हम लोग जो है लो मीडियम हाई, इन 3 चीजों से इस प्रकार से इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जो रिस्क है लो मीडियम हाई 3 प्रकार देते हैं। लो में जो है बहुत कम माइनर इंजरी रहते हैं, मीडियम में उससे ज़्यादा इंजरी होती है, तो हाई में जो है फर्टिलिटी होने का संभावना रहता है। इस प्रकार से ये हमारा मैट्रिक्स बनता है। लगभग सभी जो है रिस्क असेसमेंट सेम होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस जो है रिस्क असेसमेंट में आपको बाकी कंपनियों के अंतर्गत देखने को लिए मिलेंगे। तो हर कंपनी का अपना अपना रूल्स, एक टेक्निक भी होता है जिसके माध्यम से रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।